ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। तो मैंने एक पेपर पर थोड़ा सा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ किया है। लाइक दिस इज अ सरफेस, है ना, एक पेपर है तो फोल्ड करके यहाँ पर रेड पेन से मैंने प्लस 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 दिखाया, मे बी आपको दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है इस प्लस प्लस, है ना? यस सर। यस और यहाँ पर सर। मैंने सिग्मा लिखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, और ये मेरे पास एक सिलेंडर है, घर पर रखा था, एक छोटा सा रबर का सिलेंड्रिकल पाइप। आई थिंक ये भी आपको दिखा होगा। यस स्टूडेंट्स, यश कुमावत बड़े लीड तक आ रहे हैं। तो एक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, है ना? यस सिलेंडर सर। ही है, बिल्कुल ठीक है, सिलेंडर ही है। तो इस सिलेंडर को हम यूज लेकर जो हमारा 3D डायग्राम है इसको थोड़ा समझ लेंगे। तो ये जो शीट है, इस सरफेस को ये सिलेंडर या इस सरफेस से ये सिलेंडर इक्वल दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। और सिलेंडर के लेफ्ट साइड में, यहाँ डायग्राम में भी हमने देखा था, सिलेंडर सरफेस के इनफाइनाइट चार्ज शीट, इस सरफेस के लेफ्ट साइड में आर लेंथ का पार्ट है और राइट साइड में आर लेंथ का पार्ट है। इस पार्ट को हम देखें इस तरह से, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। इस सिलेंडर से, है ना, इस सरफेस को ध्यान से देखिए, इस सरफेस को जो मैं हाथ से कह रहा हूँ, तो इस सिलेंडर के इस सरफेस के लेफ्ट साइड में और इस सरफेस के राइट साइड में सिलेंडर का कुछ पोर्शन है ना, कंप्लीट तो नहीं दिख रहा आपको शायद, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ओके गाइस, देख पा रहे हैं ना? तो ये स्ट्रक्चर है, ये जो 3D स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये इस तरह से दिखाया आपको। ओके, अब ये जो सरफेस है जिस पर मैंने चार्ज दिखाया है, इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है? और आप इस सिलेंडर के अंदर से देखें, आपको रेड पॉलिश्ड पोर्शन दिख रहा होगा, आई थिंक रेड पॉलिश्ड, है ना? यस सर, दिख रहा है। जानबूझकर उसको रेड पॉलिश्ड किया ताकि आपको थोड़ा दिख जाए, आपको थोड़ा दिख जाए। अब मैं जैसे ही सिलेंडर को हटाऊंगा, यहाँ से सिलेंडर को जैसे ही यहाँ से हटाऊंगा, आपको वो एरिया दिखेगा जो कहाँ है एक्चुअल में, सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर के अंदर है। तो ये देखिए, ये सर्कल वो एरिया है जो कहाँ था, सिलेंडर के अंदर था। जब सिलेंडर जैसे ही यहाँ आता है, ये एरिया ऑटोमेटिकली कहाँ होता है, सिलेंडर के अंदर होता है। ये एरिया सिलेंडर के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, ये जो डार्क एरिया मैंने बीचों बीच किया है, ये डार्क एरिया कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द सिलेंडर। ये डार्क एरिया, शेडेड एरिया कहाँ प्रेजेंट है, अंदर, सिलेंडर के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, सिग्मा है। अगर मैं ऐसा इन्फॉर्म कर दूं, क्या, दी कैपिटल ए इज द एरिया, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे हमारे पास जो सिलेंडर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो एरिया, चलिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूं और जल्दी दिखेगा आपको। तो वो एरिया सरफेस का, चार्ज शीट का वो एरिया जो सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, वो कितना है ना? अब आई थिंक ज्यादा बच्चों को दिख रहा होगा। तो सरफेस का वो एरिया जो सिलेंडर के अंदर है वो कितना है, कैपिटल ए। रीजन, सिलेंडर का जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, सिलेंडर का जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एग्जैक्टली उतना ही एरिया सरफेस का कहाँ होगा, इनसाइड दी सिलेंडर। तो इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सिलेंडर के अंदर जिसकी लेंथ 2r हमने लिखी, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बारे में एक बात जानते हैं, सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। इस फॉर्मूला से चार्ज का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, क्या, सिग्मा इंटू ए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जब हम गॉस लॉ यूज लेकर, जयवर्धन वेलकम, जब हम गॉस लॉ यूज लेकर 2 टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, 2 टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2
है ना, कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन 1 तो हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन यूज लेकर। सेकेंड टाइम हम गॉस लॉ यूज लेकर फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो वो होगा सिग्मा इंटू ए, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये जो डार्क एरिया है ये किसका है, सरफेस का ही है, चार्ज्ड शीट का ही है, और कितना है, जितना सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कैपिटल ए। तो इसलिए मैंने आपको ये रबर का एक ट्यूब लेकर और पेपर पर कुछ प्लस मार्क करके मैंने आपको दिखाया कि ये जो ब्लैक एरिया है ये सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट था, और बिकॉज पूरी सरफेस पर चार्ज है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी चार्ज है, और कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा, हमारे इस टॉपिक में सिलेंडर के अंदर चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए, वेयर कैपिटल ए इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके गाइस, तो इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात, अंडरस्टैंडिंग वाली बात हमने बताई। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम के नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए। रेडी स्टूडेंट्स? 1 मिनट यस सर। डायग्राम के नीचे आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो अभी मैंने एक्स्ट्रा कुछ करवाया नहीं है, कल वाला डायग्राम है ये। ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम नोट्स में, आगे क्या करना है वो लिखिए। कंसीडर an infinite charge sheet. Consider an infinite charge sheet of surface charge density sigma, obviously हमने sigma ही लिखा, of surface charge density sigma, full stop। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, आगे हमें करना क्या है, तो ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज शीट है, इस शीट से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिखिए फुल स्टॉप लगाकर, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, to find electric field intensity at perpendicular distance r, from the charged sheet, at perpendicular distance r from the charged sheet, we consider a cylinder, एक, हाँ ठीक है, we consider a cylinder of length, 2r and area of cross section, capital A. We consider a cylinder of length 2r and area of cross section, capital A, which equally divided in two parts, by the charged sheet, perpendicular to the length of cylinder, perpendicular to
the length of cylinder, full stop. Perpendicular to the length of cylinder, full stop. हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है इस पैराग्राफ में कि सिलेंडर हमने इमेजिन किया है, हमने कंसीडर किया है 2r लेंथ और a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर, और वो सिलेंडर इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, किससे? चार्ज्ड शीट से। वेयर the charge sheet is perpendicular to the length of cylinder. तो चार्ज शीट ऑब्वियसली सिलेंडर के परपेंडिकुलर है। मैंने इस पेपर से भी आपको यही दिखाने की कोशिश की थी कि ये जो चार्ज्ड शीट है ये सिलेंडर के परपेंडिकुलर है। ये जो चार्ज्ड शीट है ये इस सिलेंडर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ये चार्ज शीट सिलेंडर की लेंथ के परपेंडिकुलर है। ओके, तो डायग्राम का काम हो गया, इसके बारे में हमने इन्फॉर्म कर दिया। अब हमें आपको पता होना चाहिए क्या करना है, 2 टाइम 5 फाइंड करना है। 1 टाइम मैथमेटिकली, सेकंड टाइम गॉस लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। ओके, तो हम सिलेंडर के बारे में जानते हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक जो किया था, सिलेंडर के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। एक ये वाला सर्कुलर एरिया, एक ये वाला सर्कुलर एरिया, और दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो किसी क्लोज्ड सिलेंडर के लेफ्ट साइड वाले सर्कुलर एंड, राइट साइड वाले सर्कुलर एंड, इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही होगा, है ना। किसी सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और बीच में जो एरिया आपको दिख रहा है ब्लैक, इसका एरिया भी कैपिटल ए ही होगा, है ना। यहाँ एरो अप्लाई करके मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, आप भी लिख दें। ये जो डार्क एरिया मैंने दिखाया है इसकी वैल्यू कितनी है? कैपिटल ए। ओके गाइस, लाइन चेंज करके लिखिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the cylinder, तो बिल्कुल सिलेंडर है तो कल हमने जिस तरह से स्टार्ट किया था वैसे ही स्टार्ट करना है। हमको अच्छे से पता है कि ये जो सरफेस है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस पर, इसलिए सरफेस के हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आउट होगी? नॉर्मल टू दी सरफेस, सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिलेंडर को कहां से क्रॉस करके निकलेगी? तो ज्योमेट्री से क्लियर दिख रहा है, आप में से कोई बताना चाहे तो बताएं। सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिलेंडर को कहां से क्रॉस करके निकलेगी? यस, कोई तो बताएं। इस डायग्राम से, ज्योमेट्री से आपको क्या पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिलेंडर को कहां से क्रॉस करके निकलेगी? तो सिलेंडर के जो 3 पार्ट्स होते हैं उनमें से सर्कुलर एंड्स वो एरिया है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होगी, ओनली सर्कुलर एंड्स से। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां से आ रहा है? यहां से किसी से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलेगी, हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर अगर निकलेगी तो वो किसको क्रॉस करती हुई निकलेगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, सर्कुलर एंड्स को। इसी तरह से लेफ्ट साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगी, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकलेगी। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने दिखाई। ऊपर किसी पॉइंट से देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर एरिया को क्रॉस नहीं कर रही है। बट इस कैपिटल ए एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वो सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, दैट मींस सर्कुलर एंड्स को क्रॉस करके निकल रही है। हमें पता है सिलेंडर के 3 है ना पार्ट्स होते हैं, 2 सर्कुलर एंड है और कर्व्ड सरफेस है। तो इस टॉपिक में, आज वाले इस टॉपिक में, सिलेंडर के सर्कुलर एंड से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगी। उसका एक रीजन यहाँ भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूं, ध्यान दें, इस पॉइंट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले, चार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखें, इन सबको हटा देता हूं, आपको डायग्राम में
यहाँ पर 90 डिग्री दिखाना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, इस पॉइंट पर सिलेंडर के कर्व सरफेस पर, सिलेंडर के कर्व सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा परपेंडिकुलर टू द शीट, और इस कर्व सरफेस पर छोटा सा जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू इट। ऑब्वियसली एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दूसरी बात, जो सर्कुलर एंड्स हैं, सर्कुलर एंड पर जो एरिया एलिमेंट है उसके बीच में और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा है 0 डिग्री। सिमिलरली राइट साइड में जो सर्कुलर एंड है वहां पर जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है, उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन और उस एरिया एलिमेंट के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है। दैट मीन्स हियर ऑल्सो थीटा 0। तो कहां पर थीटा 0 है, सर्कुलर एंड्स पर एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। कहां पर एंगल 90 डिग्री है, सिलेंडर के कर्व सरफेस पर। कहीं भी आप एरिया एलिमेंट ले लें तो उस एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा हॉरिजॉन्टल और एरिया एलिमेंट होगा वर्टिकल, यहां पर इस तरह से। ओके, तो गाइस थीटा 90, थीटा 0, थीटा 0, क्योंकि इस थीटा के डिफरेंट होने से, डिफरेंट बिकॉज थीटा डिफरेंट है, यहाँ 90 है, यहाँ दो जगह 0 है, इसलिए हमें इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को, है ना, स्प्लिट करना होता है, ब्रेक करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे इन हाउ मेनी पार्ट्स, इन 3 पार्ट्स। वन एट लेफ्ट सर्कुलर एंड, second at right circular end, and third one at curved surface। तो गाइस काम स्टार्ट करते हैं, लिखिए phi इक्वल टू, तो डायग्राम को देखते हुए हम हमारे डेरिवेशन के स्टेप्स लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में phi इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA1। तो सिलेंड्रिकल सरफेस के हम 3 पार्ट्स कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 पार्ट्स। E डॉट dA2 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट dA3। ओके, अब इस तरह से आप लिख सकते हैं, या हम शॉर्टकट में लिखते हैं क्या, बिकॉज एट dA1, एट dA1 कॉमा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एट dA2 कॉमा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंड एट dA3 कॉमा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कल भी हमने ऐसा कुछ किया था। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिलेंडर वर्टिकल था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सिलेंडर वर्टिकल एज्यूम करना पड़ा था, इसलिए वहां पर 2 प्लेसेस पर एंगल 90 डिग्री था, 1 प्लेस पर एंगल 0 डिग्री था। इस शीट वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल कंसीडर करना होता है, तब 2 प्लेसेस पर एंगल 0 डिग्री और 1 प्लेस पर एंगल 90 डिग्री रिसीव होता है, आपके सामने है। सो phi इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, phi इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन E dA2 cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन E dA3 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में cos 0 1 हो जाएगा, सेकंड इंटीग्रेशन का cos 0 भी 1 हो जाएगा, 0 डिग्री था, थर्ड इंटीग्रेशन है ना 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे E इंटीग्रेशन dA1 प्लस E इंटीग्रेशन dA2 प्लस 0
अब ये ई आउट क्यों हुआ, कोई बता सकता है आप में से? यस, इसके बारे में तो बताइए और कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। दो जगह मैंने लिखा कांस्टेंट, और भाई ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा इसीलिए बाहर किया है। तो इसको कांस्टेंट सोचने के पीछे रीजन क्या है? व्हाई वी कंसीडर द ई कांस्टेंट? व्हाई कांस्टेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह मैंने मैग्नीट्यूड कांस्टेंट सोचा ही क्यों? उसके पीछे रीजन आपको बताया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई कहां पर होता है? जहां पर एलिमेंट है। तो ये DA1 एलिमेंट कहां पर है? सर्कुलर एंड पर, लेफ्ट सर्कुलर एंड पर। इस लेफ्ट सर्कुलर एंड के हर पॉइंट का सरफेस से डिस्टेंस कितना है? r, डिस्टेंस सेम। ओके, इसलिए E DA1 मतलब इस एंड के किसी भी पॉइंट पर, इस पूरे सर्कुलर एंड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E सेम होगा। एक बात। दूसरी बात, DA2 कहाँ है? राइट सर्कुलर एंड पर, राइट सर्कुलर एंड पर बीचों बीच DA2 दिखाया मैंने। तो इसका मतलब इस राइट सर्कुलर एंड के किसी भी पॉइंट का सरफेस से डिस्टेंस कितना है? r है, सेम है। इसलिए हर पॉइंट पर, यहां पर भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। डिस्टेंस r है लेफ्ट हैंड का, डिस्टेंस r है राइट हैंड का। तो इसलिए हम इन E को आउट कर सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस कांस्टेंट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो भी होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, वो तो पता करना है, बट जो भी होगा सेम होगा, कांस्टेंट होगा। थर्ड इंटीग्रेशन आप लोगों ने 0 कर दिया होगा। गाइस डन? यहां तक कंप्लीट है? यस सर। यहां तक सभी का कंप्लीट है? ठीक। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके कोई बता सकता है? इसकी बात कर रहा हूं मैं बस। ई इंटीग्रेशन DA1 के पेज पर क्या लिखूं? इंटीग्रेशन DA1 के पेज पर क्या लिखूं? A1 ए लिखेंगे, A1 नहीं, ए लिखेंगे। रीजन, हमने डायग्राम के नीचे आज स्टार्ट ही यही किया था, है ना? सबसे पहले कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और हमें r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या कंसीडर करना पड़ा था? एक सिलेंडर, और सिलेंडर की लेंथ आपने कही थी 2r, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहा था? a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस सिलेंडर का टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? a। तो कैपिटल A का छोटा सा पार्ट है DA1, कैपिटल A का छोटा सा पार्ट है DA1। तो इस DA1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कंप्लीट A। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कंप्लीट A प्लस, अब सेकेंड इंटीग्रेशन आप बता दो। E इंटू, जल्दी, A अगेन A। मोस्ट ऑफ यही सोच रहे थे। ओके, DA2 का इंटीग्रेशन भी क्या लिखेंगे? A। रीजन, DA2 किसका पार्ट है? इस एरिया का छोटा सा पार्ट है, और उस एरिया की वैल्यू कितनी है? कैपिटल, कंप्लीट वैल्यू। थर्ड इंटीग्रेशन 0 हो चुका था। E इंटू ए, ए इंटू ए। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया ट्वाइस ऑफ E A, इक्वेशन 1। दैट्स इट, इक्वेशन 1। तो टॉपिक आपके लिए इजी हो चुका है। रीजन, इस मेथड को यूज लेकर इक्वेशन 1 फाइंड अगर कर लेते हैं तो आप टॉपिक बहुत इजी है। हमें अच्छे से पता है, इक्वेशन 1 के बाद की बात अब मैं करूंगा, हमें अच्छे से पता है इस 2r लेंथ और कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के सिलेंडर के अंदर, है ना, इस चार्ज्ड शीट का कितना एरिया प्रेजेंट है? कैपिटल A एरिया, जिसको हमने शेडेड किया हुआ है, जिसको मैं आपको पेपर से दिखा रहा था, ये जो पेपर है। तो ये कैपिटल A एरिया, इस एरिया की वैल्यू भी क्या है? कैपिटल A। तो ये कैपिटल A एरिया ऑटोमेटिकली किसके अंदर था? सिलेंडर के अंदर था। और ये कैपिटल A एरिया किसका है? चार्ज शीट का है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। तो सिलेंडर के अंदर है ये कैपिटल A एरिया, तो सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा? सिग्मा A, है ना? इक्वेशन 1 के बाद लिखिए, एज A एरिया कैपिटल A, है ना? एज A एरिया कैपिटल A लिखना है।
of the charged sheet, as a area of the charged sheet is present inside the cylinder, is present inside the cylinder. So net charge inside the cylinder, net charge inside the cylinder will be sigma A, full stop, will be sigma A. तो हम अच्छे से जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, सो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, लिखना नहीं है ये, सो नेट चार्ज विल बी, यहां पर लिखना है सिग्मा ए, फुल स्टॉप। डन, यहां तक का काम हो गया? यस सर। यहाँ तक का काम सभी का हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात थी आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन 1 तक पहुंचना है। और ये ई क्या है? कैपिटल ई, ये कैपिटल ई शीट से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें शीट से आर डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पता लगाना है ना। तो 2r लेंथ के सिलेंडर को शीट इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ऑटोमेटिकली सर्कुलर एंड, दोनों सर्कुलर एंड शीट से कितना डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पर है, मतलब r डिस्टेंस पर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, मतलब r डिस्टेंस पर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, उसको यूज लेकर हम टोटल फ्लक्स अगेन फाइंड करेंगे, गॉस लॉ यूज लेकर। तो लिखिए नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, now from Gauss law total electric flux, now from Gauss law total electric flux passing through the cylinder, passing through the cylinder। तो ये स्टेप्स आप लिख दें। इक्वेशन 2, सो सिंपल। तो हमने लैंग्वेज में लिख दिया है, बिकॉज कैपिटल ए एरिया सिलेंडर के अंदर है सरफेस का, तो चार्ज इतना होगा सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज। इस चार्ज की वैल्यू हमें पता है, तो हम गॉस लॉ यूज ले सकते हैं। इक्वेशन 2, जब वायर वाला टॉपिक था तो लैम्डा इंटू एल से आपको चार्ज पता लगा। जब सरफेस की बात हो रही है तो सिग्मा इंटू ए से आपको सिलेंडर के अंदर चार्ज पता लग गया। ओके, इक्वेशन 2 गाइस क्या करते हैं इसके बाद? अब तो आपको मेथड पता लग गए होंगे। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इक्वेशन 1 2 के बाद कंपेयर करते हैं, है ना। LHS सेम है, तो आप फटाफट लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और टॉपिक एंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2EA इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जो हम लोग इमेजिन करते हैं, सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ही इमेजिन किया था, सिलेंडर हमने ही कंसिडर किया है ना। कैपिटल A कैंसिल हो रहा है, तो कल वाले टॉपिक में सिलेंडर की लेंथ कैंसिल हो गई थी, विच इज कंसिडर्ड बाय अस। ओके, इस आज वाले टॉपिक में कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो रहा है, विच इज आल्सो कंसिडर्ड बाय अस। तो ये हम कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिलेंडर थिन लें आप या सिलेंडर बहुत ब्रॉड लें, थिक लें, कैंसिल हो जाएगा। तो ई डिपेंड किस पर करेगा? तो क्लियर दिख रहा है, ई वन एंड ओनली सिग्मा पर ही डिपेंड करेगा, वन एंड ओनली सिग्मा पर डिपेंड करेगा, वन एंड ओनली सिग्मा पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आज के इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाती है, किसी इनफाइनाइट चार्ज शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ई, वो
सिग्मा के प्रोपोर्शनल होता है, सिग्मा के प्रोपोर्शनल होता है। तो सरफेस के लिए सिग्मा ज्यादा हो तो उसके नियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। बहुत नियर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, थोड़ा दूर है पॉइंट तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस R। सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें इस टॉपिक में पता लगती है और वो हमें लिखनी भी है अभी। एक और बात मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी बता देता हूं आपको। एक नॉर्मल की डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एन कैप यूनिट वेक्टर अप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर आप यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हमें न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा। इन वेक्टर फॉर्म हियर एन कैप इज व्हाट, तो सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसा सरफेस दिखा दूं, है ना, सरफेस को हम कैसे भी ले सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो अगर चार्ज सरफेस ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और सरफेस का यूनिट वेक्टर, है ना, एन कैप, नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी यही होगा। तो इसका मतलब एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नोट करके लिखिए। और जो प्रूव करने के लिए आ सकता है, शो, ऐसा आ सकता है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट इज independent of distance or is not depends on the distance from the sheet। और इस फॉर्मूले से हमें पता लग जाता है, इस फॉर्मूले में r कहीं नहीं है, डिस्टेंस कहीं नहीं है। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड E not depends on the distance r। लिखिए और एंड करते हैं टॉपिक को। नोट देखिए, फ्रॉम अबाउ रिजल्ट, from above result we conclude that, from above result we conclude that the electric field, ब्रैकेट में कैपिटल E, due to the electric field, ब्रैकेट में कैपिटल E, due to infinite charge sheet, due to infinite charge sheet। Sir, repeat it. From above result we conclude that the electric field, bracket में capital E, is due to the electric field due to infinite charge sheet is yes मैं ऐसे लिखें, due to infinite charge sheet, is तो कट कर दें, due to infinite charge sheet does not depends on the distance, full stop, does not depends on the distance, full stop, does not depends on the distance। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर करता है, तो E किस पर डिपेंड करता है, वो फॉर्मूले से पता लग रहा है, सिग्मा पर। सरफेस का सिग्मा हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, सिग्मा लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लो होगा। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट्स इट। तो यूनिट एरिया पर ज्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगा, यूनिट एरिया पर कम चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, दैट्स इट। ओके गाइस, तो मैं आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज पहले एक साथ बता दूं, फिर हम सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। गाइस टाइम तो है ना, आज कुछ टाइम होगा, 15 to 20 मिनट्स, यस एग्जैक्टली 20 मिनट्स हैं। ओके गाइस, तो आप फॉर्मूलाज करके एक हेडिंग लिख लीजिए और एक पेपर पर हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। कंप्लीट चैप्टर में हमने कितने फॉर्मूलाज देखे हैं। ओके, फॉर्मूलाज, फॉर्मूला नंबर 1। इस चैप्टर में जो बच्चे स्टार्टिंग से हैं उनको पता है, 12th फिजिक्स का सबसे पहला फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई।
है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन से हमें एक फॉर्मूला रिसीव होता है वेयर n इज इंटीजर, है ना। n इज यानी इंटीजर, इलेक्ट्रॉनों का आना जाना इंटीजर में होता है। ओके, और फॉर्मूलाज की बात करें तो इसके बाद फॉर्मूला आता है कूलॉम लॉ वाला फॉर्मूला, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ फॉर वैक्यूम। ओके, थर्ड वन, और फॉर्मूलाज की बात करें तो उसके बाद एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है ना। तो कूलॉम ने अपना लॉ रिलीज किया था फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। अगर ज्यादा पॉइंट चार्जेस हो तो किसी सिंगल पॉइंट चार्ज पर बाकी सारे पॉइंट चार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मैं पूरा फॉर्मूला जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ। टोटल फोर्स क्या होता है, सम ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, एक फॉर्मूला ये भी है। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, a point charge, due to a point charge, electric field intensity due to a point charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस वेक्टर सम होता है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होता है। मैंने आपको बताया था ये टॉपिक्स हम कर रहे हैं बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन टॉपिक्स को न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट कभी यूज लिया ही नहीं जाता। ओके, बट प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 1 मार्क में पूछा जा सकता है। तो वेक्टर सम होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आइदर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो बहुत सारे फोर्सेस का नेट फोर्स क्या होगा, उन सभी का वेक्टर सम। बॉटम लाइन यही है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा। बॉटम लाइन यही होती है। ओके, सिक्स्थ फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसी चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ का प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन आपको मैंने बहुत अच्छे से बताई है। इसकी डायरेक्शन ऑलवेज हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये कन्वेंशन है ना, इसमें हम हमारा दिमाग नहीं लगा सकते। रीजन, दिस इज अ कन्वेंशन, ये हमारे ऊपर एक तरह से अप्लाई की हुई एक बात है कि 2 ऑप्शन थे उसमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब ये डाइपोल क्या होता है, द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लाइक +Q एंड -Q। पॉइंट चार्ज किसी स्मॉल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो तो ये सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसकी लेंथ A से B तक कुछ तो होगी, कभी हम D लिख देते हैं, कभी हम 2A, है ना, हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था गाइस, बताइए एक्सियल लाइन पर, तो वो था आई थिंक 2kP अपॉन R3। ध्यान रखना R3, यहाँ P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो 2kP अपॉन R3। इक्वेटोरियल लाइन पर, ये तो एक्सियल लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, kP अपॉन R3। ट्रू गाइज, ये डेरिवेशन हमने किए हैं। एक टॉर्क वाला और फॉर्मूला था, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, P E sin थीटा, P E sin थीटा, इसका भी डेरिवेशन हमने किया है। उसके बाद एक लॉ हमने पढ़ा है, गॉस लॉ, या उसके बाद हमने फ्लक्स की बात पहले की थी, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है E डॉट A, E A cos थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA। अगर कर्व्ड सरफेस हो तो छोटा सा एलिमेंट लेकर इंटीग्रेशन करते हैं, फ्लैट सरफेस हो तो आप पूरा एरिया ले सकते हैं। फ्लक्स ये होता है E डॉट A,
वेयर ए कंप्लीट एरिया, ई डॉट डी ए स्मॉल एरिया, इंटीग्रेट कर देते हैं कंप्लीट, है ना। यहाँ पर सर्कल अप्लाई मत कर देना, है ना, ये जनरल फॉर्मूला है। बट अगर गॉस लॉ की बात करें तो वहां पर फ्लक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स होता है phi equal to q upon epsilon naught, where q is what, net charge inside a closed surface। ओके, गॉस लॉ के इस फॉर्मूले के बाद फर्स्ट एप्लीकेशन गॉस लॉ का E इक्वल टू के ई आउट लिख देता हूं, है ना। एक स्फेरिकल सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉमा स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई मैक्स इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्फीयर की रेडियस, एंड थर्ड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर इनसाइड जीरो। तो हमने एक होलो स्फीयर जिसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, कैपिटल आर रेडियस का होलो स्फीयर जिसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने डिस्कस किया था। थर्ड, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिसीव होता है, तो E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर, आपको याद आ गया होगा, है ना, 2k लैम्डा अपॉन आर। और आज वाला फॉर्मूला यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये इस चैप्टर के कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने हैं। जब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह हम कर लेंगे तब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें और बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो एक दो बातें और मुझे बतानी है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन हम पहले कर लें तो आपको चैप्टर थोड़ा सा और, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी चैप्टर के रिगार्डिंग, और फिर आप उन बातों को भी समझ पाएंगे। तो गाइस आपने आई थिंक एक पेपर पर ये फॉर्मूलाज मेंशन कर लिए होंगे, मुझे बता दें। यस सर। है ना, और आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा हो तो बता दें कि चैप्टर में सर ये फॉर्मूला भी था, उसको भी हम नीचे ऐड कर लेंगे। जैसे मुझे कुछ याद आ रहा है, सिंपल फॉर्मूलाज थे, आपको भी याद होगा, लाइक लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल, है ना, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, एंड रो इक्वल टू क्यू बाय वी। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये कुछ छोटे फॉर्मूलाज भी थे, है ना, चैप्टर में ही थे। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। इनको तो मैं इरेज करता हूँ, मैंने आज आपको ग्रुप में, है ना, मे भी आपके पास बुक होगी घर पे, और अगर नहीं भी है तो आप, है ना, हमारे इस ग्रुप में जो मैंने पिक सेंड किए वहां से क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं भी वहीं से देखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो the first question is, what is the force between two small charges, charged spheres having charge? ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी, हम सारे ही क्वेश्चन एक एक बार देख लेते हैं। कुछ बहुत इजी हैं और कुछ में हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत दिमाग लगाने वाले तो बहुत कम क्वेश्चन ही हैं, बाकी सारे आपको इजी ही मिलेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने भी करवाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फोर्स पता करना है। अगर मेटल के स्फीयर हो और उन पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, और स्फीयर पर चार्ज है, इस स्फीयर पर भी चार्ज है, हमें इन स्फीयर पर चार्ज की वैल्यू बता दी, लाइक इस स्फीयर पर चार्ज है Q1, इस स्फीयर पर टोटल चार्ज है Q2, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये Q1 चार्ज इस तरह से बिहेव करता है जैसे वो सेंटर पर प्रेजेंट हो, ये Q2 चार्ज इस तरह से बिहेव करता है जैसे वो सेंटर पर प्रेजेंट हो, और दोनों स्फीयर्स के सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना है, आई थिंक इसमें लिखा हुआ है, गाइस आपके कुछ लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, राइट, है ना, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन आप अपनी बुक में चेक कर लें, सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग सभी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमें Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू क्वेश्चन में बता रखिएगा, इस कितनी कितनी है, 7 10 to the power -7,
2 into 10 to the power minus 7, 3 into 10 to the power minus 7 कूलॉम। चार्जेस की वैल्यूज बता रखी है। अब चार्जेस पॉइंट चार्ज तो नहीं है, सरफेस पर है, बट स्फीयर के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको कहाँ कंसिडर किया जा सकता है? एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर्स के सेंटर के बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। इसको हम 0.3 मीटर भी कह सकते हैं, 0.3 मीटर। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लिखेंगे वी नो फोर्स इज व्हाट अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, फोर्स इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो कुछ चार्ज फर्स्ट स्फीयर पर है, कुछ सेकंड पर है। चार्ज एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगे, रिपेल करेंगे। कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो तो कूलॉम लॉ से ही पता लगेगा। बस आंसर आने वाला है। कितना आंसर आ रहा है गाइस? सॉल्व किया हो किसी ने तो? हाउ मैनी न्यूटन्स? टेन टू द पावर -3 -3 न्यूटन ना, 6 तो आएगा ना। 0.3 मीटर का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 10 टू द पावर -3। 0.3 को आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। अब इसका अगर कोई स्क्वायर करेगा तो क्या रिसीव होगा? कितना रिसीव होगा? 9 से 9 कैंसिल। 6 इंटू 10 टू द पावर, अब वो देखते हैं हम कितना होगा। -3 -1। -3 दैट मीन्स इसको आप है ना जेंटली ऐसा लिख सकते हैं, 0.6 न्यूटन। भाई -1 ही आ रही ना पावर, 14 यहाँ से आ रही है माइनस का। ये क्या -3 आ रहा है ना गाइस? यस सर -3 -1 कैसे आएगा? ये 14 और 2 है ना, तो हम इसको फिर ऐसा लिखें तो सही होगा ना, यही ठीक है। तो 14 और ये -12 तो ऊपर रहेगा, प्लस का 9 तो -3। अब ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 यूनिट लिख दें सभी, क्या? न्यूटन। तो ये वाला स्फीयर इधर रिपेल होगा और ये वाला स्फीयर उधर रिपेल होगा। जब डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगी उस मोमेंट पर फोर्स कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आप लोग भी देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two sphere? What is the distance between the two sphere? तो हमें इस फॉर्मूले को ही यूज लेना है। सेकंड क्वेश्चन में भी फोर्स की वैल्यू गिवन है गाइस, चार्जेस की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक ही चीज तो पता करनी है, बाकी सब कुछ गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में Q1 Q2 चार्जेस गिवन है। गाइस Q1 कितना है कोई बताएं? ठीक है क्या? प्लस 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 कह रहे हैं आप। Q2 था 0. माइनस का है ना माइक्रोकूलम। फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन। अच्छा 0.2 न्यूटन फोर्स था वो, ठीक है। डिस्टेंस पता लगानी है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो वही बात, फॉर्मूला मे भी आप लोगों में से काफी ने पता कर ही लिया होगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला जो हम जानते हैं पहले वो लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते ही आपको मार्क्स मिलने लग जाते हैं। तो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने पर कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलते हैं, स्टेप है ना, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट स्टेप में R स्क्वायर = K Q1 Q2 अपॉन F, फाइनली R = अंडर रूट K Q1 Q2 अपॉन F। हमने फॉर्मूले से, जो हम जानते थे उस फॉर्मूले से हमें R फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हमने फॉर्म कर लिया। वैल्यू पुट करते हैं, सब कुछ तो गिवन है। नाउ R = वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, K की वैल्यू एयर के लिए, वैक्यूम के लिए ध्यान रखना, K की वैल्यू, कैपिटल K की वैल्यू
for vacuum and for air is same, 9 into 10 to the power 9. Q1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड पुट करना है, कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। ऑलवेज कूलॉम फॉर्मूला में यहाँ पर Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड होते हैं, मैग्नीट्यूड, तो ये प्लस माइनस साइन कभी अप्लाई नहीं करते हैं। तो Q1 के प्लेस पर मैं लिखूंगा 4 into 10 to the power -7, समझ गए ना, -7, 4 into 10 to the power -7। Q2 के प्लेस पर 8 into 10 to the power -7, 0.8 माइक्रो है, इसलिए फोर्स की वैल्यू 0.2, दैट मींस 2 into 10 to the power -1। सॉल्व कीजिए, आंसर मिलेगा। तो मैं 2 से 8 को कैंसिल करूं, 4, 10 to the पावर्स को अगर हम देखें तो कितनी है, -4, तो यहां से आ रहा है 9 into 4 into 4 into 10 to the power -4। थोड़ा देखकर चेक करके बताएं कि 10 to the power -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो प्लस का 10 माइनस का 14, 10 to the power +10, 10 to the power -14, so -4 is here। 4 into 4 16, 16 का √4, 9 का √3, 144 into 10 की पावर माइनस 4 into 10 to the power -2, 10 to the power -4 का √ 10 to the power -2 होता है। 12 into 10 to the power -2 मीटर, 12 into 10 to the power -2 मीटर, that means 12 सेंटीमीटर। तो आप दोनों ही आंसर लिख सकते हैं, 12 into 10 to the power -2 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। ट्रू गाइज, तो इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में काफी है। कूलॉम लॉ को यूज लेकर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो कूलॉम लॉ के इस फॉर्मूले में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, 1 2 3 4। इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज में से आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको 3 गिवन होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें Q1 Q2 R गिवन था, F पता करना था। सेकंड में F Q1 Q2 गिवन था, R पता करना। ओके, थर्ड क्वेश्चन में रीड करता हूँ। इस सेकंड क्वेश्चन में बी पार्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो सेकंड चार्ज पर, स्फीयर है छोटा सा, उस पर बहुत छोटे स्फीयर है। फर्स्ट स्फीयर पर सेकंड स्फीयर, फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज, इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना, 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन में गिवन है ना, ये हमने पता नहीं किया है, हमने तो डिस्टेंस पता किया है। फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो आंसर है सेम 0.2 न्यूटन, है ना, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन के पेयर होते हैं। मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देता हूं। अगर कहीं Q1 चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पर Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज पर फोर्स F है तो Q2 चार्ज पर भी F होगा। ये दोनों क्या होते हैं, पेयर होते हैं, एक्शन रिएक्शन के पेयर होते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसलिए फर्स्ट अगर सेकंड पर 0.2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सेकंड फर्स्ट पर एग्जैक्टली उतना मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। एक और कर लेते हैं गाइस, हो जाएगा क्या, टाइम नहीं हो पाएगा तो रिमेनिंग कल हमारी क्लास ही एक्सरसाइज से स्टार्ट होगी। ओके गाइस, तो आज की क्लास को तो यहीं स्टॉप करते हैं, है ना, फिर कल मिलते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? चैप्टर, हाँ, टॉपिक जो थ्योरी टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीटेड हैं, सारे कंप्लीट हैं, है ना। और मैं अभी तो खूब क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, पहले एक्सरसाइज के फिर कुछ मेरी तरफ से, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी आपको काफी पता लगे। ठीक है गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you. यस।